Hello, can I have the confirmation so that we can start our session now? Good morning, sir. Good morning. Thanks for your confirmation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे या फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। और हमारा क्या व्यू है मार्केट को लेकर, दैट विल डिस्कस टुडे इस क्लास के अंदर, इस सेशन में। सो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं हमेशा एमडीएसएम रिपोर्ट के हिसाब से, एमडीएसएम रिपोर्ट क्या व्यू दे रहा है एंड दैट विल डिस्कस हियर कि क्या लग रहा है एमडीएसएम के हिसाब से और मार्केट में कैसा एंटिसिपेशन है। तो एंड मतलब पिछले 6-7 दिनों से यदि आप देखोगे तो कंटिन्यूस एमडीएसएम रिपोर्ट पॉजिटिव बता रहा है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है और सेंटीमेंट है दोनों पॉजिटिव है। और एज ऑफ नाउ ऑल्सो मतलब इट इज पॉजिटिव, मतलब कहीं पर भी कोई नेगेटिव सेंटीमेंट की तरफ टर्न नहीं हुआ है अभी तक। Just a second. अभी तक कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट की तरफ टर्न नहीं हुआ है मार्केट। इसमें ना वैसे तो हम कोई भी sorry, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सब लोगों को, राइट? एमडीएसएम रिपोर्ट दिख रहा है, इज इट विजिबल? यस। सो जो ओवरऑल है इंडेक्स में जो पोजीशंस बनी है, एमडीएसएम रिपोर्ट क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि जो जितना भी ओवरऑल पोजीशंस है मार्केट के अंदर, डेरिवेटिव्स पोजीशंस है, उसका क्या उसका क्या व्यू है या उसका क्या मोमेंटम है। तो ये जो पूरा मोमेंटम है ये अपसाइड मोमेंटम की तरफ शो करता है। दिस डज नॉट मीन कि अगले दिन मार्केट ऊपर खुलेगा या ऊपर जाएगा, बट आज के दिन में पोजीशंस किस तरह से क्रिएटेड है, कितने लोगों ने लॉन्ग किया है। लेट्स से 100 लोगों ने लॉन्ग किया है, 80 लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है फॉर एन एग्जांपल, तो 20 लोगों का जो पोजीशन है वो लॉन्ग साइड में पोजीशन है सर। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल पोजीशन जो आज स्टैंडिंग है दैट इज लॉन्ग पोजीशन स्टैंडिंग है आज। तो एमडीएसएम रिपोर्ट कहीं पे भी ये नहीं बताता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट ये ओरिजिनल मार्केट का जो ओपन बिहेवियर है, ओपन पोजीशन है, वो बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड में ओपन है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी तीनों एक अच्छे अपसाइड की तरफ एंटिसिपेटेड दिख रहे हैं एज पर डायरेक्शन। और स्टॉक्स की बात की जाए तो 77% स्टॉक्स गुड अपसाइड में है। दैट मीन्स कि ये 77% स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन क्रिएटेड है। हम ना वैसे तो जनरली कोई न्यूज को फॉलो नहीं करते हैं, हम केवल हमारे 3 इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, एक एमडीएसएम, एक क्वांट्स, और क्वांट्स का जो हमारा डेटा एनालिटिक्स होता है उसको, और थर्ड है चार्ट रीडिंग को। बट जो पिछले 2-3 वीक्स के अंदर हुआ है या पिछले एक वीक में या 1 फरवरी से जो घटनाक्रम घटे हैं उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार बहुत समय के बाद ऐसा कुछ हुआ है। तो इस बार बजट में जो मिडिल क्लास था उसको काफी रिलैक्सेशन दिया गया है। लोगों को 12 लाख तक का टैक्स फ्री इनकम दिया गया है 2025 से। व्हाट डज दैट मीन कि शायद 7.5-8 करोड़ टैक्स पेयर्स है, जिसके अंदर से 3.25 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जो जीरो का टैक्स फाइलिंग करते थे या कुछ अमाउंट का टैक्स फाइलिंग करते थे। इसमें से सैलरीड क्लास ज्यादा नहीं होगा, इसमें से मेजर जो क्लास होगा वो बिजनेसमैन होंगे। तो जो बिजनेसमैन है जो इनकम अर्न करते हैं उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही कम इनकम शो करते थे, बट अब उनके पास एक ब्रैकेट मिल जाएगा हायर ब्रैकेट में इनकम शो करने का। व्हाट डज दैट मीन? ये लोग जो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की इनकम शो करते थे, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ये लोग 10-12 लाख तक की इनकम शो करने लगेंगे अपने रिटर्न फाइलिंग के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे मेजर लोग होंगे जो अपना इनकम स्लैब बढ़ा लेंगे जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू पे टैक्सेस हियर। इससे एक मेजर बेनिफिट क्या आने वाला है, ये कोई एकदम रिसेंट बेनिफिट नहीं है, बट ये लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। इससे बेनिफिट आएगा पूरा का पूरा कंजम्पशन की स्टोरी के अंदर। कंजम्पशन की स्टोरी यदि आपको आज पता हो तो हम पिछले 7-8 साल से कंजम्पशन की स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, बट पिछले 3-4 साल से कंजम्पशन की स्टोरी बहुत ज्यादा चली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबको लगता है कि भाई कंजम्पशन 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 काफी बात हो गई है और कंजम्पशन की स्टोरी ओवर हो चुकी है। बट कंजम्पशन की स्टोरी को एक नया बूस्ट मिलेगा, ये जो पूरा चेंजेस किए गए हैं इनकम स्लैब के अंदर, इससे पूरा कंजम्पशन की स्टोरी को एक नया बूस्ट मिलेगा आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सेक्टर्स में भी एक बहुत बड़ा रोटेशन आएगा। तो 2-3
फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूं मैं कि जीडीपी की ग्रोथ जो है 6.6 प्रोजेक्टेड थी, उसके अगेंस्ट में 6.4 का फिगर आया है फॉर FY25। अब ये जो फिगर है ये स्लो होता हुआ दिख रहा था हमको। यदि 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो हमको 8% की ग्रोथ रेट चाहिएगी। अभी 6.6% का प्रोजेक्शन था 2025 तक के लिए, जो लोअर होके 6.4% आया है। नाउ यदि हमको इसको बूस्ट करना है तो हमको वापस से जितने भी सेक्टर्स हैं कंजम्पशन की स्टोरी को बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन एक अकेला ऐसा सेक्टर है जो बाकी सारे सेक्टर्स को बूस्ट कर देगा। तो शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप है टुवर्ड्स बूस्टिंग ऑफ द इकोनॉमी हियर। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो गवर्नमेंट ने किया है, या बहुत बड़ा डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिया है। दैट इज वन थिंग। सेकंड, एक छोटा सा एक और इवेंट था जो रेट कट हुए कल। तो रेट कट ऑल्दो एंटिसिपेटेड थे 50 बेसिस पॉइंट, बट 25 बेसिस पॉइंट कट हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में देखोगे तो मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर। कल भी मार्केट ने काफी डिप्स दिया है वापस से, मतलब फ्लैटिश टू डाउनसाइड ही मूवमेंट दिया है मार्केट ने ओवरऑल। इसके अंदर एक जो देखने वाला पॉइंट है कि पिछले 5 साल के बाद, मतलब 5 साल से पूरा रेट रेट हाइक का साइकिल चल रहा था, रेट कट का कोई साइकिल नहीं चल रहा था। आफ्टर 5 इयर्स आरबीआई ने रेट कट किया है। और पिछले एक साल से ऑलमोस्ट 10 महीने, 8 महीने, 10 महीने, एक साल से ग्लोबल ट्रेंड रेट कट का था, बट हम उस ग्लोबल ट्रेंड के साथ इनलाइन नहीं हो रहे थे। सो इस रेट कट के बाद हम उस ट्रेंड के साथ इनलाइन हो गए हैं। इसके पीछे का फैक्टर भी शायद जो ग्लोबल, जो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना है वो बताया जा रहा है। और इन्फ्लेशन 4% के पास है, जो कि आरबीआई का पूरा 4 से 6% का जो टारगेट एरिया होता है, तो उसके लोअर एंड पे ये इन्फ्लेशन। सो टू बूस्ट इकोनॉमी, टू इन्वेस्ट मनी फॉर दी लॉन्ग टर्म इन दी स्टॉक मार्केट ऑल्सो, ये जो इकोनॉमी में पैसा लाना चाहती है गवर्नमेंट, इसके लिए रेट कट का साइकिल स्टार्ट किया है। अब आने वाले अप्रैल या उसके बाद की जो साइकिल है, अप्रैल जून साइकिल है, इसमें हमको शायद और फर्दर रेट कट्स देखने को मिलेंगे जो इकोनॉमी को बूस्ट करते मिलेंगे। आज हमने बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं न्यूज बेस के ऊपर भी कि क्या इकोनॉमी में चेंजेस है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल चेंजेस है, इसके बारे में, इसके कारण हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज कोई कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक मेजर न्यूज हम कवर नहीं करते हैं हमारे इन सब में। बट ये इंपॉर्टेंट था, सो आई थॉट कि वी विल हैव अ डिस्कशन कि ये पूरा का पूरा किस तरह से इम्पैक्ट करेगा आने वाले समय में इकोनॉमी को। तो निफ्टी ने 26,300 का हाई बनाया था, वहां से एक हमको डाउनसाइड देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 3,000 3,500 पॉइंट की एक अच्छी डाउनसाइड रैली मिली थी। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के अंदर हमने लास्ट वीक में अपने ग्रुप पे इन्फॉर्म किया था थ्रू मैसेजेस कि शॉर्ट टर्म की जो रैली है 23,300 350 के ऊपर, जो शॉर्ट टर्म की जो रैली है दैट इज ओवर नाउ। शॉर्ट टर्म के जो डाउनसाइड की जो रैली थी वो ओवर होती हुई दिख रही है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट किया है। ये एक ऐसा एंटिसिपेटेड दिख रहा है हमको। इन सभी के अंदर मतलब अपन ये नहीं बोल सकते कि अपन 100% सही होंगे। तो इन सभी चीजों के अंदर हमको स्टॉप लॉस जो रखना पड़ेगा वो 22,800 विच इज 22,800 का रखना पड़ेगा। और हम 25,000 तक की शायद रैली की तरफ मूव करेंगे, मूव कर सकते हैं। ये एंटिसिपेशन है इसके अंदर, इस शॉर्ट टर्म की रैली का। और ये गवर्नमेंट का जो भी स्टांस है, जो गवर्नमेंट जो जितनी भी एक्टिविटीज कर रही है, ये सब भी हमको कहीं ना कहीं इसकी तरफ पुश करता हुआ दिखता है। अब अभी हम बात नहीं कर रहे हैं 26,000 क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे, बट हाँ हम स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि क्या हम मतलब मार्केट उसी तरफ इनलाइन है या नहीं है, या कहीं से भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो विल कीप अ ट्रैक ऑन दैट ऑल्सो। सो हम अभी 26,000, 27,000, 28,000 की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी 25,000 तक की बात कर रहे हैं। जब मार्केट में 25,000 आएगा तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या मार्केट अभी आगे और मूव कर सकता है या मार्केट कुछ ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो फर्दर विल डिस्कस लाइक दिस ओनली। सो ओवरऑल एमडीएसएम मॉडल के हिसाब से गुड अपसाइड है, और सेंटिमेंट के हिसाब से गुड सेंटिमेंट है। तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। सेक्टर्स के अंदर फार्मा कंटिन्यूस, पिछले आप एक महीने में देखेंगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम जनरेट किया है। फार्मा में अभी भी बहुत बड़ा स्पेस बाकी है।
पिछले कुछ दिनों से यदि आपने एमडीएसएम रिपोर्ट को फॉलो किया होगा तो सीमेंट एक सेक्टर है जो बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम की तरफ बिल्ड हो रहा है। तो सब कुछ ये जो ग्लोबल जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है ये सब भी मैन्युफैक्चरिंग को या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को या पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगे। इसके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स भी दिखता है। तो सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसके स्टॉक्स को हम देख सकते हैं, जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। डाउन साइड में कैपिटल गुड्स एंड पावर है जो हमको ध्यान देना चाहिए। अब यदि आप अपसाइड के स्टॉक्स भी देखोगे तो ग्लेनमार्क जो कि फार्मा से, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, अबॉट, मेट्रोपोलिस, ये सभी फार्मा के स्टॉक्स है जिनको हमको डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान रखना चाहिए। डाउन साइड के लिए बहुत बड़ी लिस्ट है जो आप एमडीएसएम रिपोर्ट जो आपको मिलेगी उससे रेफर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकंड पार्ट विच इज क्वांट्स डेटा। डेटा एनालिटिक्स क्या बोलती है, तो विल गो टू दी ओपन इंटरेस्ट पार्ट हियर कि क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट शो कर रहा है। तो ये पूरा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दिस इज एज पर दी मंथली साइकिल। हमने अभी मंथली एक्सपायरी को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर द मार्केट इज 23,000। सेकंड बिगेस्ट सपोर्ट है 23,500 पे। एक ना एक एंटिसिपेशन मैंने पहले भी बताया हुआ है आप सब लोगों को, मैं वापस से उसको रिपीट करता हूं। जब जब हम मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी कर रहे थे, ओके, तो मतलब मैं कुछ कुछ पुराने सिनेरियोस को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबके साथ में। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मार्केट जब 23,200 300 का या 23,300 का लो बना रहा था, उसके 23,500 600 पे गया, सबको लगता था कि 24,000 या 24,500 जाएगा मार्केट। तब क्या होता था, मेजर सपोर्ट जो हाईएस्ट बेस जो होता था वो 23,500 पे, मतलब जो इमीडिएट नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वहां पर मूव कर जाता था। और हमने ये एक ऑब्जर्वेशन बताया था कि जब जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जो हाईएस्ट सपोर्ट या हाईएस्ट रेजिस्टेंस नियरेस्ट जो करंट मार्केट प्राइस है उसके पास पहुंच जाता है तो उसको ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बट अब जब मार्केट ऊपर पहुंच रहा है, हमने 23,800 तक का हाई बनाया है, अभी हम 23,600 फ्यूचर चल रहे हैं, 23,550 के करीब स्पॉट में है, तब भी जो हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस है, जो हाईएस्ट बेस है, जो सपोर्ट है वो 23,000 पे ही है, 23,500 पे नहीं है। सेकंड हाईएस्ट है 23,500 पे। बट आप देखोगे तो 24,000 पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। दैट मीन्स कि इस बार जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, हर बार सपोर्ट, क्योंकि मार्केट वापस नीचे जाता था तो सपोर्ट ऊपर पहुंच जाता था, उस सपोर्ट को ब्रीच कर देता था मार्केट। बट इस बार सपोर्ट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा है। दैट मीन्स कि ट्रेंड पॉजिटिव है, डेटा पॉजिटिव बता रहा है, एमडीएसएम पॉजिटिव बता रहा है। दैट मीन्स बाय ऑन डिप एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिलेगी हमको, जो हमको एग्जीक्यूट करनी चाहिए। हमको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए मार्केट के अंदर, और टारगेट 24,500 तक के टारगेट लेने चाहिए हमको इसके अंदर मिनिमम साइड पे, एज पर क्वांट डेटा। ये जो हाईएस्ट है मैं बोलता हूँ ये शायद इसका टारगेट नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि हम इसको ब्रीच कर सकते हैं, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है। हम बोल रहे हैं कि 20 दिन के अंदर मार्केट केवल 300-500 पॉइंट मूव करेगा। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। बट मैं बोलता हूँ कि शायद इसको ब्रीच करके शायद 24,500 तक भी मूव कर सकता है, बिकॉज आई एम एनालाइजिंग the monthly expiry here. That is why I'm talking about the second highest call base here, जो शायद देखिए ये रिमूव होते हुए 25,000 तक भी जा रहा है। सो एज पर क्वांट डेटा बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी पे फॉलो करना चाहिए। 24,500 तक के टारगेट्स अचीवेबल दिखते हैं करंट मंथ की एक्सपायरी के अंदर। अभी हम नियर एक्सपायरी की भी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम करंट एक्सपायरी की छोड़ के इसकी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी को फॉलो करते हैं जनरली। तो दिस इज द मैग्नेटिक लेवल विच इज 23,600 रेजिस्टेंस जो है, मेजर रेजिस्टेंस, वो अभी भी नीचे ही दिख रहा है, 23,000 पे दिख रहा है। अब आप देखो, जैसे हम बोल रहे थे कि ये रेजिस्टेंस देखो नीचे की तरफ खसक रहा है, मतलब इमीडिएट लेवल जो है, मतलब करंट मार्केट प्राइस जो है उसके एकदम पास आ गया है रेजिस्टेंस। दिस इज मैग्नेटिक लेवल जहां पर कॉल एंड पुट दोनों इक्वलेंट है। बट कॉल हाईएस्ट किधर आ रहा है, जो सेकंड हाईएस्ट कॉल आ गया वो है 700 पे। तो जनरली इसके ब्रीच होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमने पिछले
कुछ दिनों में हमने एनालाइज करा है और हमने आपके साथ भी शेयर करा था इस एनालिसिस को, इस ऑब्जर्वेशन को। तो दिस इज ऑन द निफ्टी साइड। बैंक निफ्टी की बात की जाए, तो बैंक निफ्टी में कोई अभी वीकली एक्सपायरीज नहीं है, सब मंथली एक्सपायरीज है। तो मेजर सपोर्ट जो 49,000 ही है, और मेजर रेजिस्टेंस भी 52,000 है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई वीकली एक्सपायरीज नहीं है, इसके कारण यहाँ पे बड़ी रेंज दिखती है। तो हमको बैंक निफ्टी में भी, ऑल्दो एमडीएसएम पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हमको बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए टिल 52,000 के टारगेट के हिसाब से। यही एंटिसिपेशन है बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो कोई चेंजेस नहीं है एज पर डेटा ऑल्सो। डेटा भी सपोर्ट करता है हमारे एमडीएसएम या फिर ट्रेंड के व्यू को। अब हम आते हैं चार्ट स्पेसिफिक। तो चार्ट स्पेसिफिक यदि बात करूं मैं, तो लेट्स मूव टू दी निफ्टी फर्स्ट। निफ्टी के हम छोटे चार्ट की बात करते हैं। तो देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के रखी है, ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट से इनिशिएट हुई है, और हम बोलते हैं जब एज पर इलियट वेव या नियो वेव हमको 3 वेव में करेक्शन मिलना चाहिए था। तो दिस इज फर्स्ट वेव, दिस इज सेकेंड वेव। जब ये वेव बिल्ड हो रही थी तो हमने सबको उस समय भी बोला था कि एक वेव ऊपर आएगी, बट ये कहां तक जाएगी नोबडी नोज, बट ये कंफर्म है कि इस लो को जरूर टैग करेगी। दैट विल बी द थर्ड वेव। और ये देखो आप, ये वेव यहां तक गई, इसके बाद ये टैग करके नीचे आए, जिसने इस पूरा जो फर्स्ट वेव था इसके लोएस्ट पॉइंट को टैग करा, काफी टाइम बिताया। नाउ देयर इज अ रिवर्सल ऑल्सो। इस स्ट्रक्चर को भी ना हम एल शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो बन रहा है डेली चार्ट पे, दिस इज एल शेप स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ है मार्केट का। तो दिस इज ऑल्सो, दिस इज अ एल शेप स्ट्रक्चर। जैसे एल बनता है वैसे एल तरह का बनता हुआ दिखेगा हमको इसके अंदर। तो दैट इज वन व्यू जिसके कारण हम बोल रहे हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। सेकंड पॉइंट है कि ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ब्रीच करा गया है यहाँ पर, ऑल्दो सस्टेन नहीं हुई है ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन सस्टेन नहीं हुई है, बट इसको ब्रीच करा गया है 2 दिन तक। व्हाट डज दैट मीन? कि दो स्ट्रेटेजीज को, दो तरीके से हम ट्रेडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सो मैं दो दो तरीके बताऊंगा इसके अंदर, दो तरीके से हम निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं इन द कमिंग डेज। जिसको भी जो तरीका पसंद आए उस तरीके को वो फॉलो कर सकता है। द फर्स्ट वन इज, ये जो एरिया है, जो ग्रीन एरिया है, ये हमने मार्क करा है, दिस इज आर बाय ऑन डिप्स एरिया, जहां पे हमको बाय करना चाहिए। ये एरिया रहा 23,390 के करीब, मतलब 23,400 बोल सकते हैं हम। सो 23,400 फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि मैं 23,400 या इसके नीचे निफ्टी के अंदर एक्यूमुलेशन करूं। स्टॉप लॉस रखता हूँ 22,800 का। तो मैं थोड़ी पोजीशन 23,400 पे बनाता हूँ, 23,200 पे थोड़ी पोजीशन बनाता हूँ। तो मेरा एवरेज आएगा 23,300 के आसपास। एंड माई स्टॉप लॉस विल बी 22,800। तो 500 पॉइंट का मेरा एक एवरेज स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट विल बी समवेयर अराउंड 25,300, 25,300 तक के टारगेट आएंगे। दैट मीन्स कि 23,300 से 25,300 इज 2,000 पॉइंट्स के टारगेट आएंगे, विच इज 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो रिस्क रिवॉर्ड स्पेसिफिक ये बहुत अच्छा ट्रेड दिखता है। दैट इज वन वे ऑफ ट्रेडिंग इनटू निफ्टी। द सेकेंड वे, कि ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई है बट सस्टेन नहीं हुई, तो जिस भी दिन मार्केट, लेट्स से मार्केट नीचे जाता है और इधर नीचे जाके पलटता है या स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, उस केस में सेकेंड वे ऑफ एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकेंड वे ऑफ एंट्री के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। तो लेट्स से मार्केट और 4-5 दिन 6 दिन साइडवेज रहता है और फिर क्लोजिंग मिलती है हमको। तो जिस भी दिन हमको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, वी कैन इनिशिएट आवर ट्रेड। और हम वहां पर स्टॉप लॉस जो है वो 23,800 का नहीं रखेंगे, 22,800 का नहीं रखेंगे, बल्कि ये जो भी स्विंग लो रहेगा उसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट विल रिमेन सेम, जो होगा 25,300। आई होप मैंने दो तरीके बताए आपको, जो भी एज पर योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपको जो अच्छा दिखता है आप उस तरह से ट्रेड कर सकते हो इन निफ्टी साइड। ओवरऑल डायरेक्शन हमको पॉजिटिव दिखता है क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर जो है, जो मैं बोल रहा हूँ एल शेप स्ट्रक्चर एक होता है, जो पूरा एक प्रॉपर डाउन साइड के बाद एक एल शेप स्ट्रक्चर होता है, वो एक ट्रेंड चेंजिंग स्ट्रक्चर होता है मार्केट के अंदर।
शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो भी बनता दिख रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रीच होती हुई दिख रही है। ट्रेंड लाइन हम या तो बॉटम से बनती है या टॉप से बनती है तो ही हम उसको वैल्यू करते हैं, अदरवाइज हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं हमारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जस्ट बिकॉज ये ट्रेंड लाइन टॉप से बनाई है हमने, इसके कारण हम इसको वैल्यू कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसको वैल्यू नहीं करते हैं। सो दीज आर द टू वेज थ्रू विच वी कैन ट्रेड इन निफ्टी। बैंक निफ्टी की यदि बात करूं मैं, तो बैंक निफ्टी में भी एल शेप स्ट्रक्चर बना है, ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई है, सस्टेन हो रखी है। बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट टारगेट आएगा वो 52,000 तक आएगा एज पर चार्ट ऑल्सो। यदि बाय ऑन डिप्स करना है तो काफी नीचे है, बट चूंकि 49,000 एक मेजर सपोर्ट है एज पर डेटा एनालिटिक्स ऑल्सो, तो वी हैव टू बाय समवेयर बिटवीन 49,500 के आसपास। यदि हमको कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वी शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन बैंक निफ्टी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 49,000 के नीचे की क्लोजिंग का रहेगा। यदि बैंक निफ्टी किसी भी दिन 49,000 के नीचे क्लोज देता है एक दिन और अगले दिन उसको सस्टेन करता है, तो वी हैव टू एग्जिट बैंक निफ्टी देयर। अदरवाइज द टारगेट विल बी समवेयर अराउंड 52,000 इन बैंक निफ्टी साइड। स्टॉक की बात करें तो एक स्टॉक हमको बहुत अच्छा दिखता है, विच इज यूपीएल, यूनाइटेड फोर्सेस लिमिटेड। थोड़ा बड़े चार्ट की बात करता हूं मैं। ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट, मतलब ये जो एक अच्छा कंसोलिडेशन का फेज था, 3 साल का, ये ओवर किया था और एक रैली क्रिएट करा था। सो वी आर कंसिडरिंग दिस रैली एज अ फर्स्ट वेव एज पर इलियट वेव। और ये कुछ 15 महीने की वेव थी। इसके बाद 30-32 महीने हम ऑलरेडी बिता चुके हैं, दैट मीन्स 2.5 साल हम बिता चुके हैं। इसके बाद ये पूरा का पूरा हमारा एक अच्छा कंसोलिडेशन एरिया था, और अब हमको ऐसा दिखता है कि ये जो स्टॉक है वो थर्ड वेव के अंदर एंटर हो चुका है। जब स्टॉक थर्ड वेव में एंटर होता है तो इसका थर्ड विल बी द लॉन्गेस्ट वेव ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड इज पॉजिटिव, तो ये शुड बी द लॉन्गेस्ट वेव। तो 640 पे स्टॉक है, स्विंग लो इसका 430 का है, तो 200 पॉइंट की रिस्क Yeah, है। and that's why I'm making it. Oh, जस्ट अ सेकंड। support system. I request everyone to please be on mute, so that we nobody can get disturbed. तो ये पूरा, सॉरी मैं बता रहा था आपको इलेट वेव के हिसाब से, राइट। तो ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन था, और ये स्टॉक जो है थर्ड वेव में एंटर कर गया है। अगले 15 से 20 महीने के अंदर, विच इज 1.5 years का अप्रोक्सीमेट टाइम लाइन दिखता है। टारगेट समवेयर अराउंड 1200, 1300 तक दिखते हैं, विच इज ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम हियर। तो 200 पॉइंट की रिस्क है और 700-800 पॉइंट तक के टारगेट है। तो विच इज समवेयर अराउंड 1:3, 1:4 का एक रिस्क रिवॉर्ड दिखता है इस स्टॉक के अंदर। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हमको स्टॉप लॉस जो है 430 का भी नहीं रखते हुए इस स्विंग लो का रखना चाहिए, विच इज 480। तो यहाँ से 150, 160 पॉइंट का एक लोअर साइड का टारगेट स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट शुड रिमेन 1200 से 1300, और मे बी ये 1600 तक की भी जाने की कैपेसिटी रखेगा फिर वहां से। बट बेयर मिनिमम टारगेट शुड बी 1200। हमको कम से कम, यदि हम बेयर मिनिमम टारगेट की भी बात करें, तो हमको 1200 प्लस के टारगेट्स मिलने चाहिए। 1200 से 1600 तक जाने के चांसेस है इस स्टॉक के। तो स्टॉक मतलब फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। हम फंडामेंटल, हमारा जो एनालिसिस है उसके अंदर इसका वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक काफी अच्छा दिख रहा है, और सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स के ऊपर भी वैल्यूएशन वाइज अच्छा दिखता है। और ये एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल, मतलब मल्टीबैगर स्टॉक होने के चांसेस रखता है फ्रॉम करंट लेवल ऑल्सो। डेफिनेटली हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है, गलत होता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस है 480, 470 का। 470, 480 के नीचे यदि क्लोजिंग देता है स्टॉक स्टॉक, तो हमको एग्जिट करना चाहिए इसके अंदर से। अदरवाइज वी कैन कीप ऑन बाइंग दिस स्टॉक, वी कैन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक फॉर मिनिमम टारगेट ऑफ 1200 रुपीज। टाइम फ्रेम इसका रहेगा 15 से 20 मंथ के बीच में। सो अभी फरवरी 2025 है, तो दिसंबर 2026 तक के हमको टारगेट लेना, दिसंबर 26 तक के टारगेट लेना चाहिए 1200-1300 तक के इसके अंदर कम से कम। तो दिस इज ऑन दी स्टॉक फ्रंट, जो हमारा एंटिसिपेशन है।
ये मेरी तरफ से हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का एंटिसिपेशन, ट्रेडेबल स्ट्रेटेजी और स्टॉक के बारे में। इसके बाद आपके कोई व्यूज, आपके कोई क्वेश्चन है तो वी कैन आंसर, अदरवाइज वी कैन क्लोज। सर अभी बीइंग मतलब अभी शॉर्ट टर्म के लिए ही हम लॉन्ग बने रह सकते हैं, ज्यादा लंबा सीन नहीं है। देखिए मतलब अभी इसके अंदर ना दो चीजें, दो प्रोबेबिलिटी है कि मेरा चार्ट आप सबको दिख रहा है। देखो इलियट वेव क्या बोलता है कि यहाँ पर दो तरीके में बताने की कोशिश करूंगा आपको। इलियट वेव बोलता है कि तीन वेव में करेक्शन होना चाहिए, न्यू वेव भी बोलता है तीन वेव में करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इलियट वेव के हिसाब से ये 3000 पॉइंट की एक वेव थी, तो ये वेव भी 3000 पॉइंट की होनी चाहिए थी। तो यदि मैं 3000 पॉइंट का एक डाउनसाइड देखता हूँ यहाँ से, तो 21,800 तक का लेवल आता है। जी। बट उसके पहले ही यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जैसे एल शेप स्ट्रक्चर है जो कि ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। ये एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है, हमने ऑल्दो इस सपोर्ट एरिया के अंदर बहुत ज्यादा एंटिसिपेट नहीं किया, क्योंकि एज पर इलियट वेव शायद 22,000 भी जा सकता था, या 22,000 के लेवल को भी तोड़ सकता था मार्केट एक बार। बट उसके पहले रिवर्सल दिखा रहा है मार्केट। तो हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, हम देर आर टू वेज। देखो हमने एक डिसीजन लिया है, हमको दिख रहा है कि ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल है, तो या ये सही ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है या फेक ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है, लोग को तेजी में फंसाने के लिए भी हो सकता है सर। तो यदि ये सही ट्रेंड रिवर्सल है, तो मैं क्या करूंगा, चेक करते रहूंगा कि ये क्या ट्रेंड रिवर्सल सही है, और मैंने जो डिसाइड किया था वो कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए टारगेट एंटिसिपेटेड करते रहेंगे। ये टारगेट 4,000 5,000 6,000 पॉइंट के नहीं होंगे, बट 500 1000 पॉइंट के होंगे टारगेट्स। ठीक है, वो हम अभी एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एरिया में बाय करके हम मे बी 24,500 से लेके तो 25,300 के बीच में कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एज पर दी मूवमेंट ऑफ द मार्केट। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये फेक आउट भी हो सकता है, फेक ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। उस केस में हम हमारा हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर करा देंगे। उस सभी केस के अंदर यदि ये फेक ट्रेंड रिवर्सल हुआ, तो मार्केट 21,800 तक जाने की वापस से प्रोबेबिलिटी रखता है। इसी कारण से हम बहुत एग्रेसिव लॉन्ग टर्म तेजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म तेजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक। एनी फर्दर क्वेश्चंस? सर नो ब्रेनर का क्या अपडेट रहेगा सर? क्या चीज का? नो ब्रेनर में नो ब्रेनर में 400 के आसपास हमको एक फ्यूचर खरीदना चाहिए, और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए उसके अंदर। मतलब 23,400 पे अपन फ्यूचर बाय कर सकते हैं सर? यस, 23,400 पे अपन फ्यूचर बाय कर सकते हैं। और अपन 22,800 का भी करंट स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 25,300 तक के टारगेट के लिए वेट करेंगे। ठीक सर। तो सर इसके अंदर वो क्या लेना पड़ेगा? पी और कौन सा? नेकेट खेलेंगे इसके अंदर, नेकेड खेलेंगे, ओके। नेकेट खेलेंगे इसके अंदर हम। ओके। क्योंकि हमने स्टॉप लॉस लिया ना। देखो यदि हम स्टॉप लॉस नहीं लेते तो हम पुट से उसको हेज करते हैं। ओके। बट जस्ट बिकॉज कि हमने स्टॉप लॉस लिया है, इसके कारण हम उसको पुट से हेज नहीं कर रहे हैं। राइट। सर ये जैसे एनी फर्दर? लॉट साइज इतना बड़ा हो गया, हाँ, तो वो निफ्टी बी से नहीं कर सकते अपन ऐसा कुछ? निफ्टी 20 पे करेंगे तो हमको पूरा पैसा देना पड़ेगा एक्चुअल में। और मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक लॉट लूंगा जैसे, तो 2 लाख रुपए का मार्जिन लगेगा, बट मैं 18 लाख की पोजीशन क्रिएट करूंगा। इस 18 लाख की पोजीशन क्रिएट करने के लिए निफ्टी 20 के अंदर मुझे 18 लाख रुपए पूरे देने पड़ेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके। ओके। आई होप आप सब लोगों को क्लियर
मतलब क्लियर व्यू मिला होगा कि हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं मार्केट को लेके। इसको लेके कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस फर्दर ऑल्सो, अदरवाइज यदि आपकी कोई क्वेरीज नहीं है तो वी कैन क्लोज दिस सेशन। चंबल का आपके पास में क्या व्यू दिख रहा है इसके हिसाब से? किस स्टॉक का सर? चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर, लेट मी चेक। तो देखिए मतलब ये स्टॉक में मैं बहुत पॉजिटिव, मतलब ऑल्दो ये हो सकता है पॉजिटिव हो, बट इसको लेने के लिए नीचे के लेवल्स का वेट करना चाहिए विच इज बिलो 400 ऑड लेवल्स। ये जनरली इस तरह के जो होते हैं ना, ये इसको हम प्राइम स्ट्रक्चर कहते हैं हमारी भाषा में। मतलब कुछ एक स्ट्रक्चर होता है हम जिसको फॉलो करते हैं, दैट इज अ प्राइम स्ट्रक्चर। प्राइम स्ट्रक्चर क्या करता है, दैट इज अ, मतलब मैं इसको समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है। दैट इज अ पोल। तो दिस इज अ पोल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। एक पोल बनता है, इसका एक फ्लैग बनता है। जब ये फ्लैग बनता है ना तो एक फेक आउट मिलता है हमको, तो देर इज अ चांस कि हमको इसके ऊपर एक फेक आउट मिले विच इज अबव 575। बट अभी फेक, यदि फेक आउट का बोलेंगे कि यदि इस लेवल के नीचे आ गया, जब ये ब्रेक करेगा इसके नीचे, तो पहली बात तो जब तक ये ब्रेक नहीं करा तब तक मेरे को इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक करने के बाद भी ऊपर के लेवल को सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर। यदि ये उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो ये फेक आउट रहेगा, जो कि ये जो 440 का लेवल है इसको टैग करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। तो प्राइम स्ट्रक्चर हमेशा एक फेक आउट देगा और वापस ये जो लो है ये लो को टैग करेगा, और इस लो को टैग करने के बाद हमको इसके अंदर एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एज पर चार्ट मेरे को बहुत एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ, अंटिल अनलेस ये 575 के ऊपर क्लोजिंग दे के एक अच्छा सस्टेनेबल स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करता, मतलब फेकआउट की जगह ब्रेकआउट क्रिएट नहीं करता है वो। टिल दैट टाइम ये पूरा का पूरा प्राइम स्ट्रक्चर है जो 400 के लेवल या 430 के लेवल टैग करने की वापस से प्रोबेबिलिटी रखता है। आई होप क्लियर है सर मेरा पॉइंट। ओके। जैसे मैंने उसमें बताया एल एल टाइप स्ट्रक्चर, वैसे ये प्राइम स्ट्रक्चर है ये बहुत बार मिलेगा आपको स्टॉक्स के अंदर, और ये बहुत अच्छे से वर्क करता भी मिलता है। जैसे मैंने एक बार सिल्वर में भी इस पे ट्रेड करा था। इट वाज समवेयर अराउंड हियर। ये देखिए ये पूरा एक पोल टाइप स्ट्रक्चर था, इसका एक फ्लैग था, फ्लैग में फेकआउट मिला था हमको यहाँ पर एक, और फिर टैग किया था, बट इसने लो टैग करने के पहले निकल गया। बट देर आर प्रोबेबिलिटी, बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये लो को भी टैग कर देते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर्स। बट यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये सिल्वर है, यहाँ पर बहुत बड़ा ग्लोबल फैक्टर्स भी मायने रखता है, तो पूरा का पूरा फेक आउट था एक्चुअल में, तो यहाँ बाय नहीं करना था। और जब अब इस स्ट्रक्चर के अंदर गया तो ये जो पॉइंट था जब भी क्रॉस करा, अब दो तरीके हो सकते हैं बाइंग करने के ऐसे प्राइम स्ट्रक्चर के अंदर, या तो हम इसको लो को टैग करने के बाद बाय करें, या फिर अब जब ये स्ट्रक्चर टैग कर रहा है मार्केट, क्लोजिंग कर रहा है, तब बाय करें। तो हमने जो बाय किया था ना, हमने ये जब टैग करके ऊपर गया तो ये पूरी रैली में बाय नहीं किया, बट जब इसी लेवल को वापस से रीटेस्ट किया था मार्केट ने, देखो यहाँ पर, तो हमने बाय किया था इसके अंदर। तो वैसे ही चंबल के अंदर भी वैसा व्यू दिखता है। अबॉट की यदि बात करूं मैं, अबॉट लेबोरेटरी, अबॉट इंडिया,
तो देखिए इसके अंदर भी दिख रहा होगा आपको सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. दिस वाज पोल, दिस इज फ्लेक, दिस वाज फेक आउट, एंड इट इज टेक द लो ऑलमोस्ट. इसके बाद इसने अब ये अपसाइड मोमेंटम दिया है. अब जब ये स्टॉक 30,000 के ऊपर मेंटेन, 30,500 के ऊपर मेंटेन करना चालू कर देगा, तो दिस विल एंटर इनटू अ न्यू टेरिटरी ऑल टुगेदर. और कम से कम इसके 36-37,000 तक के टारगेट आने चालू हो जाएंगे. तो हमको अभी और वेट करना चाहिए. देयर आर टू वेज जिसमें हम मान लें कि ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और स्टॉक 36-37,000 के टारगेट के लिए रेडी है, या फिर थोड़ा सा और कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं 30,700 का लेवल क्रॉस करने के. तो जैसे ही क्रॉस करता है तो हम 36-37,000 तक के इमीडिएट टारगेट्स आ जाएंगे स्टॉक के अंदर, विच इज अ 20% अपसाइड फ्रॉम दैट दोज लेवल्स. और वैसे भी स्टॉक ठीक लग रहा है ओवरऑल. अबाउट फार्मा सेक्टर में भी पॉजिटिविटी है, तो हमको इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं. इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं है फिर. ठीक है, आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे कनेक्ट रहिए इन द प्राइवेट ग्रुप. we'll answer your questions. So let's close the meeting for today now. Thank you everyone. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye.